हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। संविधान की श्रृंखला जो हमने शुरू की है, आज उसमें हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है अंतर्राज्यीय संबंध। पिछली बार हमने केंद्र और राज्यों के बीच संबंध की बात की थी, अर्थात सेंटर स्टेट रिलेशन की बात की थी। अब हम बात करेंगे अंतर्राज्यीय संबंध अर्थात इंटर स्टेट रिलेशन, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए केवल केंद्र का राज्य के साथ संबंध कैसा है, इसके साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि राज्यों का राज्यों के साथ क्या संबंध है। क्योंकि अगर आप देखिए, बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स आएंगे। संघीय व्यवस्था है तो केंद्र के साथ उनके संबंध स्वस्थ होने चाहिए, बेहतर होने चाहिए विकास के लिए। लेकिन अगर आप देखें तो जैसे कि कोई नदी से संबंधित मुद्दा है, दो राज्य हैं, आज हम अभी समझेंगे उस चीज़ को। मैं आपको बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग, जिससे आप ये रिक्वायरमेंट समझ पाएँ कि एक राज्य का एक राज्य से बेहतर संबंध होना क्यों ज़रूरी है, उसके लिए बता रहा हूँ कि जैसे कोई सीमावर्ती क्षेत्र है दो राज्यों का, उस पर कोई नदी है, तो उस नदी पर किसका अधिकार हो, किसका नियंत्रण हो, उससे जो पानी जाएगा वो किस राज्य में जाएगा और उसका बंटवारा कैसे होगा पानी का। अगर उनके बीच में, दोनों राज्यों के बीच में इस संबंध में विवाद हो गया तो उस विवाद को कैसे सुलझाएगा, कौन सुलझाएगा, संसद कोई कानून बनाएगी, राज्य विधानसभा खुद इसको हैंडल कर लेगी। तो उस संबंध में हमको अंतर्राज्यीय संबंधों को समझना बेहद जरूरी है। तो इसलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो अंतर्राज्यीय संबंध। अंतर्राज्यीय संबंध जिसको हम बोलेंगे इंटर स्टेट रिलेशन। इसको हम अलग अलग विभागों में डिवाइड करके समझेंगे, अलग अलग ग्रुपों में, अलग अलग इसके एस्पेक्ट्स हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इसमें अंतर्राज्यीय संबंधों में, एक तो जैसे मैंने अभी बताया सबसे बड़ा मुद्दा जल से संबंधित विवाद, जल संबंधित। इसके अलावा अगर हम बात करें जल संबंधी जो संबंध रहेंगे, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो अंतर्राज्यीय परिषद है, इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें आएगा जैसे लोक अधिनियम, इसके अलावा दस्तावेज, न्यायिक संबंध क्या क्या है। इसके अलावा हम व्यापार की बात करेंगे, व्यापार हो गया, उसी का एक भाग है वाणिज्य व समागम। आपने आर्टिकल 19 पढ़ा होगा मौलिक अधिकारों में, उसमें शब्द आते हैं कि व्यापार की स्वतंत्रता है, कहीं पर भी आप विचरण कर सकते हैं, वहाँ पर बस सकते हैं, निवास कर सकते हैं, वहाँ पर कोई भी व्यापार वाणिज्य कर सकते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल की बात हमने पिछली बार जो केंद्र राज्य संबंध पढ़ा था, अगर वो वीडियो आपने अभी तक ना देखी हो, इसको अच्छे से समझना है तो उसको भी आप अच्छे से समझिए, तभी इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो वहाँ पर हमने देखा था सरकारी आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग ने बात की थी इंटर स्टेट काउंसिल के गठन की। तो जो जल संबंधित विवाद है, जल से संबंधित केंद्र और राज्यों के बीच में कैसे संबंध हैं, उनके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो इसमें देखिए क्या होता है। जैसे कोई नदी है, मैंने अभी अभी जस्ट आपको इस बारे में पहले ही बताया था कि उसका नियंत्रण कैसे हो, उससे दो राज्यों के बीच में पानी का बंटवारा कैसे हो, उस नदी क्षेत्र का विकास कैसे हो, उनसे संबंधित संसद कानून बना सकती है, संसद कानून बना सकती है, कोई अधिनियम बना सकती है दो राज्यों के बीच नदी का जो जल है उसके बंटवारे के लिए। इसके अलावा जैसे उसका नियंत्रण कैसे हो, उस क्षेत्र का विकास कैसे हो, और इससे संबंधित संसद ने एक अधिनियम बनाया था, राज्य पुनर्गठन जो आयोग आया था हमारा, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में। तो इसके अंतर्गत एक अधिनियम बना था जिसको बोलते हैं अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम। 1956 में ये इसके अंतर्गत, इस कमीशन के अंतर्गत बनाया गया था। इसका उद्देश्य यही है।
और इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो बात ये है कि संसद अगर दो राज्यों के बीच नदी से संबंधित किसी विवाद के बारे में कोई अधिनियम, कोई विनिमय, कोई कानून पारित करती है तो वो न्यायिक पुनरावलोकन से मुक्त होगा, अर्थात उस पर न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर होगा, वो सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र से वो बाहर होगा। अंतर्राज्य परिषद की अगर हम बात करें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, वनडे एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप सिविल सर्विसेज की स्टेट पीसीएस या फिर इवन अगर जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ भी पूछा जा सकता है। देखिए, अंतर्राज्य परिषद को हम समझेंगे कि अंतर्राज्य परिषद का गठन कौन करता है, इसके कार्य क्या हैं, किस लिए गठित की गई है, फंक्शन क्या है इसके, और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इसका गठन, कंपोजिशन क्या क्या है, इसमें कौन कौन आता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, अंतर्राज्य परिषद जो है ये क्या है, एक ये सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय है, सांविधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है, अर्थात दोनों में अंतर है। सांविधिक निकाय का मतलब है कि ये संविधान में शामिल नहीं था, इसको संसद ने कानून के द्वारा इसको बनाया है, एक अधिनियम के द्वारा। इसके अलावा बात करें इसका जो गठन किया गया वो किया गया था अंतर्राज्यीय परिषद का जो सरकारी आयोग, हमने पढ़ा भी था पिछले वीडियो में, अगर वो नहीं देखा आपको देख सकते हैं आप। सरकारी आयोग की सिफारिश पर 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। अब कौन इसका गठन करता है, इसका गठन करते हैं भारत के माननीय राष्ट्रपति। आर्टिकल 263 के अंतर्गत उनको ये शक्ति प्राप्त है कि वो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकते हैं। इसके कार्य क्या हैं, राष्ट्रपति इसका गठन करता है, तो राष्ट्रपति इसका गठन क्यों करता है, दो राज्यों के बीच अगर कोई स्टेट के बीच या कहीं सेंटर स्टेट के बीच अगर कोई विवाद है तो उसके लिए जांच की जा सकती है, जांच के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कोई राष्ट्र हित का मामला है, उस राज्य के हित का मामला है, दोनों के कॉमन हित अगर किसी पॉलिसी को लागू करने में, अधिनियम को लाने में शामिल हैं तो उस पर विचार विमर्श के लिए, विचार विमर्श, अगर कोई सामूहिक हित का मामला है राज्य और केंद्र के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जनरली इसका यही काम है कि राज्यों के बीच में आपस में, जैसे कि अभी हमने बात की कि कोई राज्य है उसका कोई नदी से संबंधित विवाद है, जल से संबंधित कोई विवाद है, तो उसकी भी यहाँ पर बात की जा सकती है, उसके बारे में डिस्कशन किया जा सकता है। नदी जल विवाद है उसके बारे में भी यहाँ पर किया जा सकता है, मुद्दा उसको यहाँ पर उठाया जा सकता है। तो जनरली इसका यही काम रहेगा कि सेंटर स्टेट या स्टेट और स्टेट के बीच में कोई भी अगर मुद्दा है उसके बारे में बात करने के लिए, इसके अलावा किसी भी सामूहिक हित का कोई मामला है उस पर भी विचार विमर्श यहाँ पर रखा जा सकता है। अच्छा, एक बात मैं और आपको बता दूं कि अगर सरकारों के बीच में कोई मामला है, अगर हमारे पास सेंटर की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट के बीच में संविधान को लेकर, संविधान के प्रावधान को लेकर अगर कोई झगड़ा है तो उसके लिए ये नहीं होता है, उसके लिए जुडिशरी जो है सुप्रीम कोर्ट उसके लिए न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है, उसको लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट लागू उसको कर सकता है। केवल जो डिस्प्यूट्स हैं, सामान्य डिस्प्यूट है, उसके लिए अंतर्राज्यीय परिषद है, ये न्यायिक क्षेत्र के बाहर आती है। और एक मैं बात और बता दूं कि यहाँ पर ये न्यायिक क्षेत्र से तो है ही, से बाहर तो है ही, साथ में एक सलाहकारी संस्था है, सलाहकारी संस्था है ये, इसके निर्णय बाध्यकारी नहीं है, परामर्शदात्री संस्था है, सजेशन देती है केवल राज्यों को कि ऐसे आप अपना मामला सुलझा सकते हैं। इसका गठन और देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन शामिल होता है। गठन,
इसके जो अध्यक्ष हैं वो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी रहेंगे। इसके अलावा इसमें सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर आएंगे। केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, उनके भी अगर हम बात करें, इसमें जहाँ पर विधानसभा है, क्योंकि हर यूनियन टेरिटरी में विधानसभा भी नहीं है, तो जहाँ पर है उनके भी चीफ मिनिस्टर आएंगे। जहाँ पर यूटी नहीं है वहाँ पर जो प्रशासक हैं वो भी इसमें आएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर आपने सुना होगा, दिल्ली में तो विधानसभा है भी, केंद्र शासित प्रदेश भी है, तो इसलिए वहाँ तो चीफ मिनिस्टर भी है दिल्ली में और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होते हैं, तो वो भी इसमें आएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी इसमें नियुक्त करता है। 6 कैबिनेट मिनिस्टर, उन 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स में एक होम मिनिस्टर जरूर होंगे, भारत के माननीय गृह मंत्री जी भी इसमें आएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री 5 कुछ आमंत्रण भी करता है कैबिनेट के मंत्रियों का, स्वतंत्र प्रभावी हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः इसमें इसका जो कंपोजिशन होता है वो ये होता है। तो एक और बात मैं आपको बताऊं कि जो अंतर्राज्यीय परिषद होती है, इसकी सलाह के लिए भी एक समिति होती है। एक इसके लिए एक सलाहकार समिति भी होती है। उसका अगर हम कंपोजिशन देखें, उस समिति का कंपोजिशन, वो समिति आई थी 1996 में। उसमें अध्यक्ष होंगे गृह मंत्री, इसमें गृह मंत्री अध्यक्ष होंगे। इसमें 6 कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, उसमें 5 कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। इसमें अगर हम बात करें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, इसमें केवल 9 राज्यों के 9 स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर शामिल होते हैं। तो एक समिति है जो अंतर्राज्यीय परिषद है उसको असिस्ट करती है, उसके मामलों पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श करती है, इसके कार्य के बर्डन को कम करने के लिए। इसका एक सचिवालय भी होता है, तो उस सचिवालय का गठन किया गया था, इसका ही एक सचिवालय भी होता है। उसका अध्यक्ष होता है भारत सरकार का एक सचिव, इसका तो गृह मंत्री होता ही है इस समिति का। तो उसका गठन हुआ था 1991 में, उसका मैंने बताया अध्यक्ष होता है। ये इनकी हेल्प करने के लिए है। मुख्य रूप से अगर देखें आप, अंतर्राज्यीय परिषद होती है। अब हम बात कर लेते हैं केंद्र और राज्यों के संबंध में जो विवाद रहते हैं, जो आपस में, वो इन मामलों को लेकर भी रहते हैं। जैसे इसमें है लोक अधिनियम। देखिए, लोक अधिनियम का मतलब होता है कि किसी राज्य ने, लोक अधिनियम में विधायी कार्य और कार्यपालिका वाले कार्य दोनों आते हैं, अर्थात राज्य विधानसभा ने जो कानून बनाया है वो शक्ति भी आएगी और जो उसको लागू करने की कार्यपालिका के पास जो शक्ति होती है वो भी आती है, अर्थात सारे अधिनियम इसमें आएंगे। तो जो भी इसमें अधिनियम आते हैं, केंद्र सरकार उन पर पूर्ण विश्वास रखेगी, साख रखेगी। हमारे संविधान में इस संबंध में एक शब्द उल्लेखित किया गया है, पूर्ण विश्वास व साख। अर्थात बेसिक सेंस का मतलब है कि आप अपने राज्य में कोई भी अगर कानून बना रहे हो राज्य के लोगों के हित के लिए, उनके विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए, तो हमारा आप पर पूर्ण विश्वास है कि आप उनके फायदे के लिए बना रहे हो, तो उसमें हम कोई भी इंटरफेरेंस, कोई भी डिस्टरबेंस आपको नहीं करेंगे, आप बना सकते हो। इसके अलावा दस्तावेजों से संबंधित जो मामले हैं, दस्तावेज हो किसी राज्य के, जैसे कुछ सरकारी उन्होंने जो कार्यवाहियां की हैं, रजिस्टर, जैसे इसमें आ गया आपका रिकॉर्ड्स हैं, जो आपके सरकारी रिकॉर्ड्स, तो इनसे संबंधित अगर एक राज्य के रिकॉर्ड्स हैं, कुछ कार्यवाहियां हैं, अगर वो दूसरे राज्य में भी लागू करनी है तो केंद्र ऐसा कर सकती है, संसद के पास विशेषाधिकार शक्ति है, वो उनको लागू कर सकती है एक राज्य के कुछ कानूनों को दूसरे राज्य में भी। तो इस संसद के पास, पार्लियामेंट के पास ये पावर है, ये उनकी विशेषाधिकार शक्ति के अंतर्गत आता है। न्यायिक संबंध की अगर बात करें तो संसद ने कहा है कि अगर कोई भी दीवानी न्यायालय है, वो अगर अपने क्षेत्र में कोई कानून या कोई न्यायिक निर्णय देता है तो उसका न्यायिक निर्णय भारत के सभी क्षेत्रों में लागू होगा,
लेकिन अगर कोई क्रिमिनल कोर्ट देता है ऐसा निर्णय, वो केवल उसी क्षेत्र में, उसी राज्य में लागू होगा। सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स आप समझते होंगे, मैं बता देता हूँ थोड़ा। सिविल कोर्ट्स और क्रिमिनल कोर्ट। देखिए, सिविल कोर्ट से संबंधित जो मामले हैं ना, सिविल मामले होते हैं, जैसे कि टैक्स का मामला है, शादी से, तलाक से संबंधित समझिए, सिविल मामले में आते हैं। इनके लिए आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तो होती है, हमारे जो क्षेत्रों में छोटे छोटे न्यायालय होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत होते हैं, तो वो सब जो होते हैं वो दीवानी न्यायालय, छोटे छोटे न्यायालय, सिविल कोर्ट्स वहाँ पर होते हैं, जो टैक्स से संबंधित, शादी, तलाक जैसे मुद्दों से संबंधित बात करते हैं। क्रिमिनल कोर्ट दंड से संबंधित प्रावधान करते हैं, किसी अपराध के लिए दंड क्या होना चाहिए। तो इसमें ये कहा गया है कि सिविल वाले मामलों में तो किसी क्षेत्र ने जो न्यायिक निर्णय दिया है वो भारत के सभी क्षेत्रों पर लागू होगा, संसद ने कहा है। लेकिन जो दंड अगर किसी क्षेत्र ने अपने यहाँ पर किसी भी टैक्स को लगाने से संबंधित या किसी अन्य यहाँ पर सिविल और टैक्स वाला मामला तो हो जाएगा सब जगह लागू। जो क्रिमिनल दंड से संबंधित है, अगर एक राज्य ने, एक क्षेत्र विशेष ने अगर किसी अपराध के लिए दंड की व्यवस्था की है, तो दूसरे राज्य के लिए जरूरी नहीं है कि वो उसको वहां पर भी लागू करे। सिंपल ये है कि सिविल मामले पूरे भारत के हर क्षेत्र पर लागू होंगे, क्रिमिनल मामले केवल उस क्षेत्र पर ही लागू होंगे, दूसरे पर हो सकते हैं लेकिन आवश्यकता नहीं है, उनको बाध्यकारी नहीं है लागू करने के लिए। व्यापार, वाणिज्य और समागम। कोई भी राज्य अपने क्षेत्र में किसी दूसरे राज्य से या केंद्र से व्यापार करने से, किसी वस्तु के आयात निर्यात से होने से रोक नहीं सकता। ये आर्टिकल 301 से 307 अगर आप पढ़ेंगे संविधान में, तो 301 का उल्लंघन माना जाता है। आर्टिकल 301 क्या कहता है कि कोई भी राज्य किसी अन्य राज्य के साथ व्यापार भी कर सकता है, वाणिज्य भी कर सकता है, समागम भी कर सकता है, वस्तुओं की वहाँ पर खरीद बिक्री, आयात निर्यात, वो सब किया जा सकता है। 301 का उल्लंघन होगा अगर कोई राज्य अपने वहाँ पर सीमा का निर्धारण कर देगा, बाउंड्री लगा देगा कि नहीं, हम अपने राज्य में आपको ये सब व्यापार करने से, बिजनेस करने से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमें नहीं करना केंद्र के साथ, राज्य के साथ, ऐसा राज्य नहीं कर सकते। तो ये 301 का उल्लंघन है। इसके अलावा 302, 305 में पढ़ेंगे तो हाँ कुछ प्रतिबंध हैं, लगाए जा सकते हैं, संसद कर सकती है ऐसा। संसद क्या कर सकती है? संसद के पास शक्ति है कि वो किसी राज्य में किसी अन्य राज्य के लोगों का आवागमन रोक सकती है, वहाँ पर आयात निर्यात, खरीद बिक्री की वस्तु की रोक सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन उसमें भी शर्त ये है कि राज्य विशेष के लिए वो कोई प्रावधान नहीं कर सकती, अर्थात केंद्र किसी राज्य का फेवर नहीं कर सकती, किसी एक राज्य को महत्व नहीं दे सकती। जैसे आप बोले, मतलब भेदभाव नहीं कर सकती सभी राज्यों में, प्रतिबंध लगाएगी तो किसी तर्क के आधार पर, किसी लॉजिक के आधार पर लगाएगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती कि हम हरियाणा से गन्ना नहीं लेंगे, शुगर नहीं लेंगे, हम उत्तर प्रदेश से ही लेंगे, समझ रहे हो। तो उस तरह से तो अगर कहें तो हरियाणा के लोग की या किसी भी राज्य के व्यक्ति की और वहाँ के गरीब किसानों की, मजदूर की हालत खराब हो जाएगी, तो उस राज्य के विकास के लिए वो बाधक का कार्य करेगी। तो ऐसा नहीं, भेदभाव नहीं कर सकते, प्रतिबंध लगा सकती है संसद वहाँ पर व्यापार करने से। क्षेत्रीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद है, भारत को कुल 5 क्षेत्रों में बांटा गया है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और एक मध्य क्षेत्र भी है। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, मिडिल में इसको लिख लेता हूँ एम। तो 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। क्षेत्रीय परिषद की अगर हम बात करें तो क्षेत्रीय परिषदों में अगर हम देखें, जो ईस्ट है उसमें कुछ ईस्ट के राज्य आएंगे, जैसे आप अगर हम बात करें, बिहार भी ईस्ट में ही आ जाता है, इसी में उसको शामिल किया गया है। उड़ीसा है, उड़ीसा इसमें आ जाता है। वेस्ट में अगर हम बात करें, आपके गुजरात हो गया, आपका महाराष्ट्र हो गया। नॉर्थ में लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब और राजस्थान को भी उसमें शामिल किया गया है। साउथ में जो साउथ के राज्य हैं, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरल है, वो सब। मिडिल में उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया है, मध्य प्रदेश को शामिल किया गया है। इनके मुख्यालय की अगर मैं बात करूं, ईस्ट का मुख्यालय कोलकाता में है, वेस्ट का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, नॉर्थ का जो मुख्यालय नई दिल्ली में है, साउथ का चेन्नई में है, मिडिल का इलाहाबाद में है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इलाहाबाद आपने सुना होगा। तो ये क्षेत्रीय परिषदें भी होती हैं
जो इनका भी कार्य सेम वही रहता है कि क्षेत्र विशेष की एकता को बनाए रखना, वहाँ पर क्षेत्रवाद ना हो, विशेषतावाद ना हो, वहाँ पर अगर कहीं हम भाषावाद का बढ़ावा ना हो जाए। इसके अलावा जो योजनाएं हैं, कार्यकारी योजनाएं हैं, उनका कैसे हम क्रियान्वयन करें, केंद्र और राज्यों के बीच में योजनाओं के लिए कोऑर्डिनेशन, समन्वय की जो भावना है, वो समन्वय स्थापित कैसे किया जाए, ये यहाँ पर क्षेत्रीय परिषद में बात होती है। क्षेत्रीय परिषद की अगर हम गठन की बात करें तो इसमें जो आपके होम मिनिस्टर हैं वो तो इसके अध्यक्ष रहेंगे ही। इसके अलावा जो उस क्षेत्र में राज्य आएंगे उन सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर उसमें आएंगे। इसके अलावा उस क्षेत्र के अंतर्गत जैसे जैसे सपोज करो उत्तर क्षेत्रीय परिषद है तो उसमें क्या क्या आएगा, जैसे नई दिल्ली आता है, उसमें जम्मू कश्मीर आता है, लद्दाख आता है। अब तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों ही अलग अलग यूनियन टेरेटरी बन गई हैं, तो उन सभी के यूनियन टेरेटरी भी आ रही हैं, तो वहाँ पे तो प्रशासक होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, तो वो भी आएगा ये सब। इसके अलावा अगर हम बात करें उस राज्य के सही मुख्यमंत्री तो आएंगे, साथ में दो अन्य मंत्री भी यहाँ पर आएंगे। ये इसमें रहता है जनरली कंपोजिशन। इसके साथ साथ कुछ सलाहकारी व्यक्तियों को बुलाया जा सकता है, वो केवल सलाह देने के लिए होंगे, मत नहीं दे सकते। वो क्षेत्रीय परिषद से संबंधित कोई भी निर्णय, जैसे कोई निर्णय उन्होंने बनाया है किसी क्षेत्र के लिए, ये कल्याणकारी योजना बनाई जानी चाहिए, तो वोटिंग अगर होगी तो वो केवल सलाहकारी हैं उसमें। जैसे कि आपका उन राज्यों के सचिव हो सकते हैं, नीति आयोग किसी व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है, प्लानिंग कमीशन जो है वो कोई व्यक्ति को मनोनीत करके उसमें भेज सकता है। कोई हमारे पास राज्यों के सेक्रेटरी वो हो सकते हैं, वो केवल परामर्शदात्री व्यक्ति होंगे। ये क्षेत्रीय परिषद की बात है। हमारे जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, उन सब के लिए अलग से एक परिषद बनाई गई है कि आप अपने क्षेत्रों के विकास के लिए, अपने क्षेत्रों की एकता को, अखंडता को, संप्रभुता को बनाए रखने के लिए, अपने यहाँ पर वेलफेयर स्कीम्स बनाए रखने के लिए आप अपना आपस में देख सकते हैं। आपको पता ही है कि हमारे संविधान ने जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, क्योंकि वहाँ पे जनजातीय राज्य वो समझे जाते हैं, वहाँ पे जनजातीय ज़्यादा हैं, तो उनकी अपनी एक अल्पसंख्यक समुदाय वो समझा जाता है, तो उनके लिए अगर आप देखें उनकी अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए उनको अलग से हमारे संविधान में अधिकार दिए गए हैं।